हेलो बच्चों, तो देखो हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब होता है कि द इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए बार मैग्नेट नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे मान लो आपके पास ये एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के आउटसाइड की तरफ जो लाइंस होती है उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइन होती है, नॉर्थ की तरफ से तो बाहर की तरफ जाती है और साउथ में अंदर की तरफ। जो आपका नॉर्थ पोल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, और जो साउथ है वो नेगेटिव की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे चार्ज तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ पोल होती है। जो नॉर्थ की स्ट्रेंथ ऑफ पोल पॉजिटिव की होती है और साउथ की स्ट्रेंथ ऑफ पोल नेगेटिव होती है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। ये एक क्लोज लूप होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड तो नॉर्थ टू साउथ होती है और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होती है। और दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती बिकॉज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइन आर नॉट पॉसिबल। और टेंजेंट की द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो बेटा स्ट्रेट भी चलती है, और कर्व के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है बेटा वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपके पास एक ये कर्व है, तो यहाँ पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। तो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन को शो करेगा? हमेशा मैग्नेटिक फील्ड। जो ये तो नॉर्थ होगा और ये क्या होगा? साउथ। जैसे इसके अंदर बता रहे हैं, जैसे मान लो बेटा ये तो आपके पास क्या है, एक मान लो यहाँ पे ये एक कर्व है और यहाँ पे हमने एक टेंजेंट डाल दिया। ये नॉर्थ इस तरफ और ये क्या है आपका साउथ। ये किसकी डायरेक्शन होगी? मैग्नेटिक फील्ड की, इसी तरफ। ठीक है, ये कह रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहाँ पे ज़्यादा होगी जिस पे रेडियस बेटा कम है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। दो मैग्नेटिज्म है बेटा, मैग्नेट आपके पास। ये स्ट्रेंथ ऑफ पोल एम, ये भी एम। जैसे ये मान रहे हैं हम M1, ये M2, ये M1, ये M2। ये स्ट्रेंथ ऑफ पोल होती है। और जो ये साउथ और एक ये नॉर्थ, यहाँ पे M2, यहाँ पे M1, ठीक है। और बीच की जो सेपरेटेड रेडियस हो R। तो कूलम्स लॉ का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना आप, F=K स्ट्रेंथ ऑफ पोल फर्स्ट M1, ये M2 अपॉन में R का स्क्वायर। जो की कांस्टेंट होता है बेटा उसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। बिल्कुल सेम वैल्यू होती है जो BSL में होती है, ठीक है। बायोसोर्ट्स लॉ के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है यहाँ पे भी बेटा सेम होती है। और M1 और M2 क्या है बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ पोल्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है इस चैप्टर में बेटा, बार मैग्नेट टू डिफरेंट शेप्स। अगर अलग अलग शेप की होती है तो किस टाइप से? इस बार ये कोई न्यूमेरिकल आ सकता है इस टाइप का, कि जैसे मान लो बेटा ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, ठीक है। इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो इस तरफ है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। और इसको बेंड करके इस फॉर्म में ला दिया। तो बेटा डायरेक्ट इसकी ट्रिक है, एम का मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और ये होता है न्यू। जो गिवन है वो साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन में थीटा अपॉन 2। और ये जो थीटा लेना है बेटा वो रेडियन में। जैसे ये न्यूमेरिकल्स है, पहले सिंपल CBSE की तरह सोल्व करते हैं इसको, फिर डायरेक्ट ट्रिक का यूज़ करते हैं। तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L, मतलब पहले तो लेंथ L है इस, जैसे ये मान लो आपके पास लेंथ L है, ठीक है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M है, ये M है। और बेंट करके इस फॉर्म में ला दिया बेटा, आर्क की फॉर्म में। ये क्या है आपकी? आर्क, ठीक है। ये लेंथ मान रहे हैं हम L, ये लेंथ है। और ये क्या है इसकी बेटा? ये रेडियस R। तो न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो बेटा सबको पता है, देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ पोल M, ये भी M, और बीच की डिस्टेंस मान रहे हैं हम L। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ पोल मल्टीप्लाई में बीच की डिस्टेंस L, ठीक है। अब बेटा इसकी हमें पता है आर्क है। मैथ में आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क का फॉर्मूला होता है रेडियस मल्टीप्लाई में एंगल। तो आर्क इज इक्वल टू, आर्क का मतलब क्या है इसमें? लेंथ। आर्क आर, ये थीटा बेटा रेडियन में 60 का रेडियन क्या होता है? π/3, ठीक है। तो न्यू निकालना बेटा M डैश। तो M डैश का फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ पोल मल्टीप्लाई में रेडियस, ये जो है आपकी आर, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और
यहाँ पे ये सेकंड मान रहे हैं m, ये स्मॉल m, और l की वैल्यू ये पुट करेंगे हम r पाई अपॉन में 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। इनको डिवाइड करते हैं तो m डैश अपॉन में m इज इक्वल टू 3 अपॉन में पाई। ठीक है, तो m डैश निकालना है बेटा, न्यू ये है m डैश, न्यू आपका ये है m डैश इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 3 अपॉन में पाई। ये इसका आंसर होगा। इस फॉर्मूले से निकालते हैं न्यू इज इक्वल टू m का m, साइन थीटा कितना है बेटा 60 अपॉन में 2 30, मतलब 1/2 हो जाएगा ये तो आपका। और ये रेडियन में, रेडियन कितना होता है बेटा पाई अपॉन में 3, 60 को रेडियन में पाई/3 कहते हैं बेटा। तो पाई 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 6 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, ये तो m पाई अपॉन में 6 मल्टीप्लाई साइन 30 क्या होता है 1/2। ठीक है बेटा, ये हो गया 3 ऊपर चला जाएगा तो m पाई, और ये बिल्कुल सेम आंसर आएगा आपका बिल्कुल। तो ये ट्रिक आप बच्चों याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है आपके पास एक साउथ, एक नॉर्थ, साउथ और एक नॉर्थ। तो इस पॉइंट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है और एंगल है बीच में बेटा 90। हमें पता है इस तरफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m और इस तरफ डायरेक्शन होती है बेटा साउथ से नॉर्थ m, बीच में एंगल क्या है 90। तो ये निकालना है। तो हमें पता है बेटा यहाँ पे लगाएंगे हम ट्राइंगल लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, और कोस 90 तो हो ही जाएगा 0। ए का स्क्वायर देखो ट्राइंगल होता है बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, थीटा क्या है 90 तो वो 0 हो जाएगा। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा बेटा √2m। ठीक है, और सेकंड पोर्शन में एक की डायरेक्शन तो इस तरफ है बेटा और एक की इस तरफ, तो 180 आ जाएगा। तो m का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको, m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर -1 होता है तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा इसका। और 30 पे बेटा 30 पुट कर देना यहाँ पे। ठीक, ये तो इस तरफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और इसका इस तरफ, बीच में एंगल 30। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कोस कितना 30। ठीक है, ये बेटा अब जो ये चैप्टर है बेटा मोस्टली पहले चैप्टर से बिल्कुल सेम है। देखो सबसे पहले बात करते हैं कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। फॉर्मूला क्या होता है बेटा कि F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे तो दो चार्ज होते हैं, यहाँ पे बेटा स्ट्रेंथ ऑफ पोल होता है। इसमें के की वैल्यू ये होती है, इसमें ये होती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। फॉर्मूला क्या होता है ई इक्वल टू F अपॉन में टेस्ट चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फोर्स अपॉन में स्ट्रेंथ ऑफ पोल। जहाँ पे भी हमने यहाँ पे चार्ज लिया है तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ पोल लेंगे। अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या होता है, पी इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई में 2a। और जो चार्ज होता है एक सिरे पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव और बीच की डिस्टेंस क्या होती है 2a। इसमें भी मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब क्या होता है, जो नेगेटिव है यहाँ पे तो वो तो साउथ रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ पोल, और पॉजिटिव क्या रहेगा बेटा नॉर्थ, ये स्ट्रेंथ ऑफ पोल। जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। और बीच की डिस्टेंस भी मैंने बेटा 2a ली है, ए और ए 2a। और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। और जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक डाइपोल की वो होती है साउथ टू नॉर्थ, और इसकी होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। और स्ट्रेंथ ऑफ पोल की जो बेटा यूनिट होती है वो होती है एम्पियर मीटर। ठीक है, याद रखना आप ये भी, स्ट्रेंथ ऑफ पोल की यूनिट क्या होती है एम्पियर मीटर। एक्सियल लाइन का आंसर होता है ई इक्वल टू 2kp अपॉन में आर की क्यूब। और जो आपका मैग्नेटिज्म में होता है बी इक्वल टू 2km अपॉन में आर की क्यूब। जो कैपिटल एम है वो तो है बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और जो स्मॉल एम है वो है स्ट्रेंथ ऑफ पोल। ये इक्वेटोरियल का है kpr की क्यूब, और ये इक्वेटोरियल मैग्नेटिज्म का b इक्वल टू km अपॉन में r की क्यूब। ये टॉर्क का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड में p साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम और 90 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे बेटा एम बी साइन थीटा हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म में, थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो स्टेबल और 90 रखोगे तो अनस्टेबल। अब बात करते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक डाइपोल की। बिल्कुल बेटा सेम है आपका,
पूरा पोर्शन बिल्कुल सेम है। पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला होता है बेटा माइनस का पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। अगर थीटा 1 की वैल्यू यहाँ पे 90 रख देते हैं तो कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। ठीक है, इन दोनों में इक्विलिब्रियम है। और यहाँ पे वैल्यू 0 रखते हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, नेगेटिव का जो वर्क आ रहा है। अगर 90 180 रखते हैं तो यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल कब होती है, जब थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो बेटा 0 और 180 पे अनस्टेबल। और रोटेटिंग एंगल ये होता है बेटा, जितना रोटेटिंग एंगल क्वेश्चन में है, और ये हमेशा अलाइन एंगल होता है। अगर एंगल कुछ भी नहीं हो तो अलाइन में 0 एंगल लेना है। अगर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है तो सेम है। और मैग्नेटिक के अंदर बिल्कुल सेम पोर्शन है बेटा, ये स्टेबल, ये अनस्टेबल, ये रोटेटिंग एंगल और ये अलाइन। ठीक है, नेक्स्ट है एंगुलर एस एच एम इन इलेक्ट्रिक डाइपोल का ओमेगा इज इक्वल टू रूट पी ई अपॉन में आई। पी का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको बोलते हैं मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और टाइम निकालना हो तो आपको पता है ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन में टी। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में ओमेगा इज इक्वल टू रूट एम बी अपॉन में आई। आई का मतलब मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, ये जैसे मान लो ये तो है आपका सरफेस, सरफेस के ऊपर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितने एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका जो फॉर्मूला होता है वो बेटा वो होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए, इसकी यूनिट बेटा वेबर होती है, इसकी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर। और नॉन यूनिफॉर्म में डीएस लगाते हैं बेटा यहाँ पे, क्लोजेस्ट इंटीग्रेशन। और इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोजेस्ट इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। इसका यूज़ तब करते हैं जब कैसी मैग्नेटिक फील्ड हो, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे ये तो यूनिफॉर्म है, नॉन का अगर बात करें तो हम, ये तो हो जाएगा डी एस, और ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब बात करते हैं गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, गोज लॉ इन मैग्नेटिज्म में क्या डिफरेंस है। जो आपकी गोज लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है वो होती है क्लोजेस्ट इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा। और जो गोज लॉ इन मैग्नेटिज्म होती है वो होती है मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि हमें पता है टोटल जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती है वो उतनी ही अंदर की तरफ आती है। कहने का मतलब जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बेटा वो जीरो होता है, क्योंकि मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। कहने का मतलब सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। जितनी नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही है मतलब स्ट्रेंथ ऑफ पोल पॉजिटिव होगा, उतना ही साउथ में अंदर की तरफ ले रहा है ये। तो टोटल नेट कितना है आंसर, जीरो। ठीक है ना। अगर कोई इसका प्रूफ मांगे तो गोज लॉ इन मैग्नेटिज्म को प्रूफ करके दिखाओ जीरो कैसे है, तो ऐसे करना बेटा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोजेस्ट इंटीग्रेशन म्यू नॉट। ये तो बेटा पॉजिटिव नॉर्थ के लिए लिया है और ये साउथ के लिए लिया है। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। एक ये क्वेश्चन है सीबीएसई के अंदर, आंसर द फॉलोइंग गिवन रीजंस। ये 2023 के अंदर आया था बेटा, बिल्कुल आपका एनसीईआरटी का था। एक क्वेश्चन तो बेटा आपका यही है कि इफ़ मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्टेड हाउ वुड द गोज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बी मॉडिफाइड। ये कह रहा है बेटा अगर मैग्नेटिक जो मोनोपोल्स होते हैं वो सिंगल पोल भी एग्जिस्ट करता तो गोज लॉ क्या होता। तो देखो हमें पता है गोज लॉ जो होता है वो क्या होता है, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट और एम। एम का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ पोल बेटा, सिंगल पोल है बेटा, यहाँ पे सिंगल पोल एग्जिस्ट करता तो क्या होता ये। और हमें पता है जो दोनों डाईपोल का वो क्या होता है, जीरो, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जीरो। देखो ये था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल एट एवरी पॉइंट। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो रिप्रेजेंट करती है लाइन ऑफ फोर्स को, और किसी चार्ज पार्टिकल पे भी सेम हो सकती है। तो बेटा इसका आंसर है नो, क्योंकि हमें पता है कोई भी जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो कोई भी जैसे मान लो बेटा सर्कुलर हो, कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में होती है तो वहाँ पे फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर, ना कि सेम लाइन के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर लिख के आना है आपको, नो मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि आपको पता है फोर्स किसके परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के। क्योंकि हमें किसी भी पता है सर्कुलर फोर्स में हम क्या लगाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स क्या हुई भी साइन थीटा। तो देन
इट इज़ मिसलीडिंग टू कॉल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एज लाइन ऑफ फोर्सेस। अब बात करते हैं बेटा रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती है। रिलेटिव परमिबिलिटी का मतलब होता है म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन में म्यू नोट इज इक्वल टू बी अपॉन में बी नोट। म्यू का मतलब होता है एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, और ये बेटा फ्री स्पेस में होता है। ये मीडियम की मैग्नेटिक फील्ड, ये फ्री स्पेस मतलब एक प्रकार से कांस्टेंट है बेटा ये, ठीक है, क्या है कांस्टेंट। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी मटेरियल वो कितना मैग्नेटाइज्ड है उसे बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। फॉर्मूला होता है इसका आई के ऊपर वेक्टर क्वांटिटी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, किसी बार मैग्नेट का टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इसका जो वॉल्यूम क्या कहलाता है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। और बेटा ये एक इंटरनल फैक्टर होता है, कोई सी भी बार मैग्नेट, जैसे मान लो बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालते हैं हम एम मल्टीप्लाई में 2a, ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस 2a ली है, तो इसके इनसाइड की तरफ होता है बेटा ये, इसके अलाइन होता है, ठीक है, इसके जो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं। कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं ये। और एक होता है आपका मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इसका काम भी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना होता है। जैसे मान लो ये है आपका सेलेनॉइड का आंसर, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट लगाया बेटा, ये फ्री स्पेस के लिए है। करंट और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ का लिखते हैं हम यहाँ पे एच। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ठीक है, ये तो है फ्री स्पेस में। अगर यहाँ पे बेटा सिंपल म्यू लिखते हैं तो ये किस में है, ये मीडियम में है, ये तो है बेटा मीडियम में, और ये किस में है फ्री स्पेस में। तो अगर पेपर के अंदर आ जाए मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या होती है, लिख देना द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ नोन एज मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। और बेटा ये एक्सटर्नल पार्ट होता है, जैसे मान लो ये आपके पास बार मैग्नेट, इसके अंदर जो वायर लपेट दिया ये, इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है आउटसाइड की तरफ ये, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने का ही काम करता है ये। अब बात करते हैं मैग्नेटिक सेसिबिलिटी क्या होती है। बेटा मैग्नेटिक सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि द मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। कहने का मतलब ये है जितना आप मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो उतनी ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी भी बढ़ती है। और जो यहाँ से कांस्टेंट खुलेगा बेटा वो इसको बोलते हैं जीटा, ग्रीक वर्ड है ये। तो जीटा का मतलब मैग्नेटाइजेशन अपॉन में मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी नोन एज मैग्नेटिक सेसिबिलिटी। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है बेटा, नहीं इसका कोई डायमेंशन है। अब बात करते हैं क्यूरीज लॉ या टेम्परेचर लॉ क्या होता है। देखो बेटा हमें पता है जितना मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज करेंगे उतना मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जितना मैग्नेटाइजेशन को बढ़ा रहे हैं लेकिन उसका टेम्परेचर क्या होगा बेटा, जी क्या होगा, डिक्रीज, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इक्वेशन नंबर सेकंड, अब इनको कंबाइन करते हैं तो ये जो मल्टीप्लाई में ये इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड में, और ये पता है हमें क्या बन गया आपका ये चिट्टा 1/m अपॉन में टी। टी का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर है, तो जिट्टा इज इक्वल टू सी अपॉन में टी। सी का मतलब क्यूरीज कांस्टेंट है बेटा, क्यूरीज कांस्टेंट। क्यूरीज लॉ होता क्या है बेटा कि जो फेरो का टेम्परेचर जब पैरा में चेंज होता है और उसकी जो मैग्नेटिक सेसिबिलिटी को हम इंक्रीज करेंगे तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होगा, उसे बोलते हैं हम क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ का मतलब मैग्नेटिक सेसिबिलिटी किसकी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, तो उसे बोलते हैं हम क्यूरीज लॉ। और क्यूरीज लॉ बेटा डिपेंड करता है केवल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पे और फेरो पे, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता। अब बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप की। बेटा इसका मतलब देखो क्या होता है, जिस तरफ आपका करंट फ्लो है उस तरफ आपकी फिंगर रखो ऐसे, और इसी तरफ की तरफ कॉल करो ऐसे, तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, आउटसाइड की तरफ, बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप का मतलब क्या होता है, इस सर्किट के अंदर जितना आपका करंट इंक्रीज होगा उतना ही एरिया भी इंक्रीज होगा। और एन का मतलब बेटा कितनी टर्न्स ले रखी है, और इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। और यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखो बेटा इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप को भी एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट को भी एम से। अगर बार मैग्नेट आ गया तो आप फॉर्मूला याद रखना, स्ट्रेंथ ऑफ पोल मल्टीप्लाई में स्मॉल डिस्टेंस। अगर करंट लूप का है तो याद रखना करंट मल्टीप्लाई में उसका एरिया।
यूनिट दोनों की बेटा सेम होती है, एम्पियर मीटर, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है। अगर बार मैग्नेट है तो ये फॉर्मूला याद रखना, अगर करंट का रिलेशन है तो बेटा ये याद रखना। और फिर बात करते हैं हम एक न्यूमेरिकल्स की। CBSE 2024 के अंदर ये आपका क्वेश्चन है, एक इन ए हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मूव इन एन ऑर्बिट रेडियस 2 एंगस्ट्रॉम मेकिंग 8 × 10⁻14 रिवोल्यूशन पर सेकंड, फाइंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, करंट मल्टीप्लाई में एरिया, करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन में टाइम, और 1/टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एरिया πr²। बस वैल्यू पुट करनी है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फिक्स होती है, फ्रीक्वेंसी 8 × 10⁻14, पाई का पाई, रेडियस 2 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है 10⁻10 - 10 का स्क्वायर, यूनिट बेटा एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं बेटा इसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की, कि मान लो करंट इस तरफ फ्लो है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा, आपको पता है ये डायरेक्शन आउटसाइड की तरफ है, से करंट इस तरफ है तो m का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन अपॉन में टाइम, एरिया क्या होगा इसका πr²। तो टाइम का फॉर्मूला 2πr, v ऊपर चला गया, आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम का 2πr अपॉन में v ऊपर की तरफ, पाई से पाई कट गया, r से r। तो ये किसका फॉर्मूला है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। अब है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता क्या है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब ये होता है बेटा कि ऐसे सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है उसे बोलते हैं हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। या आप ये कह सकते हो कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो, क्योंकि वहाँ पे बेटा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, पेयर्ड। पेयर्ड का मतलब एक बेटा ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या आएगा आपका, जीरो। तो डेफिनेशन कि ऐसे सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जांपल ऑल इनर्ट गैस, कॉपर हो गया बेटा, वाटर हो गया, एयर, हाइड्रोजन, ठीक है, डायमंड, एल्कोहल, ये सारे किसके एग्जांपल है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के। यहाँ पे कॉपर भी लिख सकते हो आप, एयर, हाइड्रोजन, ठीक है बेटा ये। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ के अंदर पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है क्या आएगा आपका, जीरो आएगा इसका। और रिलेटिव परमेबिलिटी बेटा क्या होती है, स्मॉल रहती है। तो म्यू का फॉर्मूला, म्यू आर का फॉर्मूला क्या था, म्यू अपॉन में म्यू नॉट इज इक्वल टू बी अपॉन में बी नॉट। तो ये बेटा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कह रहा है जो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो तो बेटा क्या है, स्मॉल है, और ये क्या है, लार्जर। तो ये तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है बाहर की तरफ, और ये क्या है, अंदर में, मीडियम में है। तो ये तो लाइन अलाइन के लिए लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अलाइन में है, और ये आउटसाइड की तरफ जाएगी ऐसे बाहर की तरफ। तो एक लाइन तो लाइन है और बाकी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाएगी, क्योंकि हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, जो आपकी फ्री स्पेस की, वो ज़्यादा है, अंदर की कम है। एक बेटा ये है आपका टॉपिक, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी और मैग्नेटिक सेसेबिलिटी। देखो बेटा ये आया कैसे, प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं आपको। रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड मैग्नेटिक सेसेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी और बेटा मैग्नेटिक सेसेबिलिटी में क्या रिलेशन है। तो देखो बेटा आपकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट मैग्नेटाइजेशन प्लस मैग्नेटाइजिंग। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, और मैग्नेटिक सेसेबिलिटी का फॉर्मूला आई अपॉन एच होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है आप यहाँ पे, और एच कॉमन 1 प्लस जीटा। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है नेट बेटा वो किस में होती है, मीडियम में। तो मीडियम का फॉर्मूला क्या था वहाँ पे, म्यू अपॉन में एच, म्यू मल्टीप्लाई में एच, एच से एच कैंसिल, तो म्यू अपॉन में म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस जीटा। तो ये किसके इक्वल है, रिलेटिव परमेबिलिटी के। ये बेटा इसका रिलेशन है। आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो न्यूमेरिकली पोर्शन के लिए। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं, ये रिलेशन हमने प्रूफ कर दिया
तो जो मैग्नेटिक सेसिबिलिटी होती है डायमैग्नेटिक की बेटा वो स्मॉल और नेगेटिव होगी, क्योंकि इसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है बेटा वो स्मॉल होती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है ये। और नेक्स्ट है जो पॉइंट नंबर 6 कि इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस टेंड्स टू मूव फ्रॉम स्ट्रोंगर पार्ट ऑफ द फील्ड टू द वीकर पार्ट। ये कह रहा है ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब पैरेलल लाइन नहीं है बेटा ये। तो यहाँ पे जो ये रहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये तो क्राउडेड में होती है और ये बीच में अपार्ट होती है। यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, स्ट्रोंगर, और यहाँ पे क्या होगी बेटा, वीकर, मतलब स्ट्रोंगर से वीकर की तरफ मूव करता है ऑन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दे सेट देयर लॉन्गेस्ट एक्सिस एट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये कह रहा है किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब आप फ्रीली सस्पेंड करते हो, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के की तरफ डायरेक्शन में है बेटा, ये देखो नॉर्थ साउथ। जब किसी भी ये मैग्नेट ले लो, ये मैग्नेट इस वाली मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होता है बेटा, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है फील्ड के। जैसे ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका बाहर मैग्नेट है, जब इसको किसी थ्रेड की सहायता से आप इसको फ्रीली सस्पेंड करते हो तो ये जो आपका है और मैग्नेटिक फील्ड ये आपस के अंदर परपेंडिकुलर होती है। अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बेटा, वहाँ पे वीकली रिपेल था, यहाँ पे एक्सटर्नल अट्रैक्ट करता है, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है वीकली। एग्जाम्पल क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन, एसटीपी के अंदर लेना बेटा। और प्रॉपर्टी बिल्कुल उससे अपोजिट है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, डाइपोल मोमेंट परमानेंट होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेटा, कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर से जाती है और कुछ बाहर से भी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये ग्रेटर होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो स्मॉलर होगी और ये लार्जर। तो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है ये, ठीक है। और जो मैग्नेटिक सेसिबिलिटी होगी इसकी बेटा स्मॉल और पॉजिटिव होगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और ग्राफ हाइपरबोला, और ये इससे अपोजिट होती है। ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वीकर से स्ट्रोंगर पार्ट पे मूव करते हैं। और किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो एक्सिस के पैरेलल रहता है बेटा। ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आपको पता है, ये एक्सिस क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। और इसकी जो फिजिकल स्टेट होती है सॉलिड लिक्विड गैस होती है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल है इसके Fe। जो आपका Fe होता है, लो होता है बेटा, वो एक प्रकार से आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। और अलॉय जो जितने भी मिश्र धातु होती है बेटा, सारी की सारी क्या होती है आपकी, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कोबाल्ट हो गया बेटा, कोबाल्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे, निकल भी होता है, ये सारे क्या है, और अलॉयज़ बहुत सारी अलॉयज़ होती है, वो सारी क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, डाइपोल मोमेंट परमानेंट होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी ज़्यादा होती है बेटा। तो ज़्यादा होती है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ये तो बेटा ज़्यादा होती है, ये कम होती है। सारी लाइन को बिल्कुल अंदर से लेके जाएगा, बिल्कुल ऐसे क्लोजली होती है बेटा ये, ठीक है, ध्यान रखना। और जो मैग्नेटिक सेसिबिलिटी होती है लार्ज पॉजिटिव होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसके अंदर क्यूरीज लॉ आएगा बेटा, जीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में टोटल टेम्परेचर माइनस क्रिटिकल टेम्परेचर। और बिल्कुल सेम पहले की तरह ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो बेटा वीकर पार्ट से स्ट्रोंगर पार्ट की तरफ मूव करते हैं। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम जो फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो अपनी एक्सिस के पैरेलल होता है बेटा, और इनकी फिजिकल स्टेट बेटा सॉलिड होती है। नेक्स्ट है बेटा आपकी डोमेन थ्योरी। देखो बेटा, सबसे पहले डोमेन थ्योरी फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस के अंदर आता है। और फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस क्या होता है कि देयर आर एटॉमिक डाइपोल्स इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जस्ट लाइक पैरामैग्नेटिक मटेरियल। कहने का मतलब जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो एक प्रकार से पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। तो जो आपका डोमेन थ्योरी है बेटा वो फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर ही आती है। देखो डोमेन का मतलब होता क्या है बेटा, इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल द एटॉमिक डाइपोल इंटरेक्ट विद द ईच अदर इन
such a way that they spontaneously align themselves in some direction in small volume is called domain। इसका मतलब क्या कह रहा है ये कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर जो एटॉमिक डाइपोल होते हैं बेटा वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और बेटा वो एक दूसरे के साथ मिलने के बाद वो सेम डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाते हैं जब उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो इस छोटे छोटे जो पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। जैसे आपको पता है जो डोमेन का साइज़ होता है बेटा वो बहुत कम होता है, 10⁻⁻12 मीटर क्यूब, ठीक है। और जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एक डोमेन के अंदर वो कितना होता है, 10⁻20 एटम्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोई इस तरफ है, कोई इस तरफ है, कोई इस तरफ है, मतलब इनकी जो मॉलिक्यूल्स की जो डायरेक्शन होती है बेटा वो फिक्स नहीं होती है। जैसे भी हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे भी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो दो प्रोसेस होते हैं बेटा यहाँ पे। फर्स्ट तो है आपका यहाँ पे डोमेन ग्रोथ, और सेकंड है डोमेन ओरिएंटेशन बेटा। डोमेन ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जो ये डायग्राम ये सेम है आपका, ये जो बेटा मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इनका साइज को बेटा कम कर देता है। क्या कर देता है, कम। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिड्यूस इन द साइज, जो ये जो बेटा साइज होता है इनका, इनको स्मॉल करके और इनके जो डायरेक्शन को रोटेट करता है उनका काम होता है डोमेन ओरिएंटेशन का। इसका काम तो बस छोटा करना होता है और इसका काम उसको रोटेट करना होता है, ठीक है। ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, रिड्यूस इन साइज, कि इन साइज को कम कर देता है और उसी डायरेक्शन के अंदर आएंगे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपने अप्लाई की है, ठीक है। और द डोमेन टेंड्स टू अलाइन इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड टू फील्ड। तो ये आपको थ्योरी के अंदर लिख के आना है कि जो डोमेन थ्योरी होती है वो फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल के अंदर ही होती है, और इनके जो एटॉमिक डाइपोल एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं और ये जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई की है उसी डायरेक्शन के अंदर ही ये चले जाते हैं। और इनकी दो प्रोसेस होती है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं प्रोसेस तभी होती है बेटा, पहली डोमेन ग्रोथ और सेकंड डोमेन ओरिएंटेशन। डोमेन ग्रोथ का मतलब होता है साइज को कम कर देना, इन वाले साइज को, और डोमेन ओरिएंटेशन का मतलब जो आपने साइज कम किया उसको रोटेट करना, मतलब टॉर्क का काम करता है ये इसका बेटा डायग्राम है डोमेन का। जैसे मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, डोमेन ग्रोथ के अंदर जो साइज़ देखो बेटा, इनका साइज़ ऐसे था तो कम करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में के अंदर आ जाएगा। और इनको जो घुमाने का काम होता है, जैसे किसी की डायरेक्शन इस तरफ है, हमें ऐसे लेके आनी है, तो इसकी डायरेक्शन को बिल्कुल स्ट्रेट तो करता है बेटा ये, और इसको रोटेट करवाता है डोमेन ओरिएंटेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन CBSE 2023 के अंदर आया था, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये कह रहा आपसे, एक स्मॉल मैग्नेटाइज needles P is placed at the origin of X plane with magnetic dipole moment pointing along Y axis. Another identical magnetized needles Q is placed in two position 1 by 1। केस नंबर फर्स्ट के अंदर 0 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पॉइंटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, ये इस तरफ तो बेटा एक्स एक्सिस है, ये वाई है। इस तरफ जो मैग्नेटिक नीडल्स है वो इस तरफ है बेटा, इस डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि जो एम की डायरेक्शन होती है बेटा वो होती है साउथ से नॉर्थ, मतलब इस तरफ जा रही है, ऐसे जाके एस की तरफ, क्योंकि आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ और ये साउथ है, बाहर जाके ऐसे ऐसे पी नीडल्स इस तरफ है बेटा, ये एक्स एक्सिस ये वाई, ठीक है। तो कह रहा है इस केस में के अंदर पोटेंशियल एनर्जी पी एंड क्यू मिनिमम किस केस में होगी बेटा, कौन से केस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। देखो बेटा आपको पता है जो ये तो मैग्नेटिक नीडल्स है इस तरफ, तो मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसी तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पी एंड क्यू, देखो बेटा आपका जो नीडल्स है वो भी इसी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, माइनस का एम बी कोस थीटा, थीटा की वैल्यू बेटा 0 क्योंकि सेम डायरेक्शन के अंदर, तो क्या आएगा नेगेटिव। तो कौन सा होगा बेटा आपका PQ2, ये तो आपका P और ये Q2 इस तरफ, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। फिर कह रहा है P एंड Q नॉट इन इक्विलिब्रियम,
कौन से में इक्विलिब्रियम बेटा नहीं है। इक्विलिब्रियम तब होता है जब एंगल कितना है 90। आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एम बी साइन 90। साइन 90 मतलब मैक्सिमम। कहने का मतलब टॉर्क की वैल्यू कुछ ना कुछ है, मतलब जीरो नहीं है। अगर टॉर्क की वैल्यू जीरो नहीं है तो वो किस में है, नॉट इक्विलिब्रियम। ये तो आपका एम इस बार मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ अप्लाई है बेटा, क्योंकि ए से जीरो है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका पी पी क्यू वन। पी क्यू वन कौन सा होगा बेटा, ये नॉट इक्विलिब्रियम। देखो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है, जहाँ पे बेटा नॉट इक्विलिब्रियम आ जाए तो वहाँ पे एंगल 90 होता है। जहाँ पे मिनिमम एनर्जी आए वहाँ पे बेटा माइनस का, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो, ठीक है, वो क्या रहे, आपस के अंदर बेटा पैरेलल रहे। क्योंकि आपको पता है डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का पी एम बी कोस थीटा। थीटा की वैल्यू जब जीरो आती है जब बेटा दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर हो। ठीक है, थैंक यू।